मोदी जी क्या लड़ रहे हैं? मोदी जी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में फंस गए हैं, अब कहाँ लड़ पाएंगे? मोदी जी फंस गए हैं। ये एकदम जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, जब सुप्रीम कोर्ट जैसा इतना तल्ख जो टिप्पणी किया है तो उन्हें तो शर्मसार होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहाँ तो जनता से कहे खाने नहीं दूंगा, मैं केवल खाऊंगा। बार बार आप चुनाव लड़ते हैं, बार बार देश को गुमराह करते हैं, बार बार आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बार बार आप एक एक देश का उद्योग धंधा को कौड़ी के भाव में बेचते हैं, लमचूस के भाव में। भारतीय जनता पार्टी हर मजदूर किसान नौजवान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश से 80 में वो अगर 8 सीट मोदी जी निकाल लें तो हम दावा के साथ कह रहा हूं कि उनके घर पे हम रहूंगा, उनका झाड़ू पोछा बर्तन करूंगा मैं। ज्यादा घमंड करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी तो जनता उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1% लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, 1% लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और 99% तबाह है। जिस दिन सवाल बंद हो जाएगा उसी दिन लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। सवाल ही लोकतंत्र है, सवाल ही संविधान है, सवाल ही देश है, सवाल ही विकास है। अगर कुछ नहीं बचेगा तो 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनावों में सिर्फ 2 महीने से कम का समय बचा है और देश के अंदर राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भी काफ़ी झटके नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी को भी काफ़ी झटके उत्तर प्रदेश के अंदर लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी का गठन करने का ऐलान कर दिया और उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो सिर्फ चुनावी ढकोसला है, बाकी उसका कुछ भी नहीं है। और जो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लखनऊ के अंदर चर्चा करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर जनता के क्या मुद्दे हैं और जनता 2024 के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेगी। तो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या बातचीत है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी काफ़ी बिखराव नज़र आ रहा है राज्यसभा के चुनाव के बाद में। सलीम इकबाल शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर देखी गई हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नई पार्टी गठन करने का ऐलान कर दिया है। जो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बना था वो आपस में ही लड़ रहा है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव की जो डगर है वो कितनी कठिन है इनके लिए? कोई कठिन नहीं है, बहुत अच्छी लड़ाई होगी। ये जनता लड़ रही है ना, ये नेता जो जा रहे हैं स्वार्थ में जा रहे हैं ना। अच्छा, ये लड़ाई जनता की है, ये नेताओं की नहीं है। ये नेताओं की नहीं। देखिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे सलीम शेरवानी जी हो, चाहे पल्लवी पटेल जी हो, कोई अपनी माँ के लिए है तो कोई अपने पति के लिए है तो कोई अपने लिए स्वयं परेशान नजर आ रहा, तो इधर से उधर भाग रहे हैं। समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? जनता अब जान लिया है कि अब लड़ाई अपनी हमें खुद लड़ना है। जनता की लड़ाई तो मोदी जी लड़ना है। मोदी जी क्या लड़ रहे हैं? मोदी जी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में फंस गए हैं, अब कहाँ लड़ पाएंगे? मोदी जी फंस गए हैं। ये एकदम जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, जब सुप्रीम कोर्ट जैसा इतना तल्ख जो टिप्पणी किया है तो उन्हें तो शर्मसार होना चाहिए कि उनके शासन में ये सब हो रहा है। ये राम राज्य है? यही क्या राम राज्य है जहाँ चुनावी जनता पे जो है जनता को जानने का अधिकार नहीं है? आपने कहा आपको राम राज्य नहीं लग रहा है? राम मंदिर बन गया, राम राज्य क्यों नहीं लग रहा है आपको? राम मंदिर बन जाना अलग है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परिकल्पना के अनुसार जो देश को चलाना अलग की बात है। आप ये बताइए, चुनावी जनता को इकट्ठा करने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, आयकर में संशोधन कर दिया, सूचना के अधिकार में संशोधन कर दिया और उसमें कानून में लिख दिए थे कि जनता को ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। और इधर क्या हुआ? फर्जी कंपनी खोल के ब्लैक मनी से चंदा आ रहा है। ये जब जांच होगी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 मार्च तक हर हाल में जो है ये SBI जो है चुनाव आयोग को सब भेजे, उसके बाद 16 मार्च तक जो है चुनाव आयोग उसको प्रकाशित कराए, तब ये सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या है। और ये जनता जान चुकी है कि मोदी जी केवल कहते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहाँ तो जनता से कहे खाने नहीं दूंगा, मैं केवल खाऊंगा। अकेले खुद खा रहे हैं मोदी जी, बाकी जनता को नहीं। 1300 करोड़ रुपया का चंदा डकार के और उन पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिए। 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने पूंजीपतियों का माफ किया, किसानों का चंदा जो है किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। किसानों के लिए MSP कानून लागू नहीं कर रहे हैं।
किसानों को आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं, उस पर नहीं, और 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहे थे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहे थे, देश से महंगाई समाप्त करने की बात कहे थे, कहाँ की? अगर देश के प्रधानमंत्री जी में नैतिकता है, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो पूरे देश के एमपी का, पूरे देश के एमएलए का संपत्ति के जांच कराएं, पूरे देश के आईएएस पीसीएस पीपीएस की संपत्ति करवा तो रहे हैं, जब तक कांग्रेस वालों में भगदड़ मची पड़ी है इधर उधर। कहाँ भगदड़ मची है? ये जांच करा दें। लखनऊ में बड़ी बड़ी कोठियां, नोएडा गाजियाबाद में बड़ी बड़ी कोठियां, नैनीताल में बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े कृषि फार्म और 6 फॉर्चूनर कहां से आई? वो किसके नाम लिए हैं? वो अपने विधायक निधि और सांसद निधि के किसके स्कूल में पैसा दिए हैं? और उस स्कूल को जिसको दिया है उसको मान्यता कितने कमरों पे मिली थी और किस सन में मिली? की इसकी जांच करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, देश पुनः सोने दूध में इतना पानी मिल गया है, अब जरूरत नहीं है उसकी। क्या जरूरत नहीं है? एक बात बता दें, ज्यादा घमंड करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी तो जनता उखाड़ फेंकेगी। कहाँ उखाड़ फेंकेगी? वो तो 400 पार का नारा दे दिए। वो 400 नहीं 543 पार का आना चाहिए था उन्हें। 400 पार का नारा क्या है? 543 हो जाएंगे भैया। वो बता तो रहे हैं, अभी तो 2047 की बात कर रहे हैं, 2057 की बात करें। हम लोगों को उसे एतराज नहीं है। अरे 2022 तक तो किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, आय दुगनी नहीं हुई है। आप भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते थे, देश से महंगाई समाप्त करने की बात करते थे, देश से बेरोजगारी समाप्त करने की बात करते थे। उसमें कितना आपने काम किया? और आप गैस सिलेंडर क्या 500 रुपए में कर दिए? आज भी वही है गैस सिलेंडर। और आप कहते हैं कि मैं आऊंगा तो गैस सिलेंडर का दाम कम करूंगा। तो क्या है आपका? आपके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप कुछ नहीं करेंगे, केवल जनता को गुमराह करें। जनता नहीं कर रहे हैं। जनता जान चुकी है, 2024 में जरूर इसका जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। क्या जनता जान चुकी है? 2024 में जनता इसका जवाब देगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क है? क्या मोदी जी 2014 से पहले जो वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सब चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं क्या? देखिए, एक बात है यहाँ सारे लोग प्रबुद्ध हैं। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक वादा को ये आम लोग पूरा एनालिसिस किए हैं, उनके वचनबद्धता पर विचार किए थे, उनसे उनके वचनबद्धता पर देश की जनता ने भरोसा किया था। उन्होंने ना जाने कितने तमाम योजनाओं की घोषणा वो और उनका गृह मंत्री ने कर रखा था। मुझे वो तो चुनावी जुमला कहकर खारिज कर दिया ना उन्होंने। तो साहब, आप हर चीज को जब हर चुनौती को अगर सरकार अगर मान लीजिए कि केवल चुनावी जुमला बता करके अपने संवैधानिक दायित्वों से अगर पीछे हटती है तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। अब नई गारंटियां देनी शुरू कर दी है मोदी जी ने, उन पर ध्यान दीजिए। हम ये कहते हैं कि 2 गारंटी को देश ने देखा है। आपने 2014 में गारंटी की, उसको देखा लोगों ने। आपने 2019 में गारंटी की, उसको लोगों ने देखा। 2024 में ये बार बार हमको समझ में एक बात नहीं आती कि बार बार आप वही काम करते हैं, बार बार आप चुनाव लड़ते हैं, बार बार देश को गुमराह करते हैं, बार बार आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बार बार आप एक एक देश का उद्योग धंधा को कौड़ी के भाव में बेचते हैं, लमचूस के भाव में। तो मुझे लगता है कि ये मायखाना बंद हो जाना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी क्या है? मोदी क्या है? तो मुमकिन नहीं है मोदी है तो? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं। तो हम सवाल हमारा है आपके ऊपर कि 5 गो स्टील प्लांट का उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के भूगोल में 5 गो स्टील का कल कारखाना स्थापित 10 साल में ये दिखा दे। 5 को कार्बन फैक्ट्री का ये कारखाना दिखा दे। 5 गो लोहे का फैक्ट्री दिखा दे। आप तो हमको कह रहे थे कि गुजरात मॉडल हम बनाएंगे। लखनऊ में तो आपने एक को मॉडल नहीं बनाया। गुजरात का अगर आपका डेवलपमेंट का ही आंकड़ा है तो आपने तो यहाँ एक सूता मिल भी नहीं डाला, आपने एक गन्ना मिल भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। मैं तो वही पूछ रहा हूं। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप
कुछ लोग हैं जो आपसे प्रभावित हैं, आपका गाना गाएंगे, ये हर सरकारों में लोग गाते रहे हैं, आप में भी गा रहे हैं। लेकिन बात एक स्मरण रखिए कि ये देश है, देश ने सबसे सवाल किया है और सबसे जवाब किया है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि विपक्ष जब सवाल करता है प्रधानमंत्री से तो इन भाजपाइयों को ये लगता है कि ये भाजपा के प्रधानमंत्री है। हम लोगों को लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री से हम सवाल करते रहेंगे, इसलिए कि भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है कि प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, अपने सांसद से, अपने विधायक से, अपने आईएएस से, अपने आईपीएस से, अपने पीसीएस से और पीपीएस से सवाल करना मेरा संविधान का अधिकार देता है। और ये मैं अंतिम सांस तक आपसे सवाल पूछता रहूंगा जब तक आप उस चेयर पर रहेंगे। कल आप हट जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं, लेकिन जब तक आप चेयर पर हैं तब तक आप सवाल के घेरे में हैं। जिस दिन सवाल बंद हो जाएगा उसी दिन लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। सवाल ही लोकतंत्र है, सवाल ही संविधान है, सवाल ही देश है, सवाल ही विकास है। अगर कुछ नहीं बचेगा तो दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। जिस तरह वो कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री अगर उत्तर प्रदेश के अंदर खुली हो जिससे लोगों को रोज़गार मिला हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं, बार बार आते हैं मोदी जी, ऐलान करते हैं और निकल जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो एक डेफिनेट मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रही है। पहली बात, जिसका मिशन और विजन नहीं होता वो नेता नहीं होता, वो देश का विकास नहीं कर सकता। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसका एक मिशन और विजन है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, एक मिनट में एक सवाल रोकूंगा ना। 2014 से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट 2022 तक आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, सारे नेताओं के बयान होंगे कि 2022 तक एमएसपी मिल जाएगा। आज 2024 चल रहा है, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। जब 2022 वाला वादा पूरा नहीं हुआ तो 2047 के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो कैसे पूरे हो जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, औद्योगिकरण और एजुकेशन दो ऐसे पिलर हैं। राष्ट्रवाद, विकासवाद, हिंदुत्ववाद और सामाजिक न्याय, चार पिलर हैं। राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, विकासवाद और सामाजिक न्याय, चार पिलरों का, सामाजिक न्याय का, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। और दो पिलर और कौन से बताए भाई साहब आपने? मैं औद्योगिकरण और एजुकेशन। हाँ, औद्योगिकरण और एजुकेशन दो ऐसे पिलर हैं जिससे राष्ट्र निर्माण हो सकता है, जिससे विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, ODOP के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए ODOP कितना सफल प्रोग्राम है, ठीक ना। और एजुकेशन के क्षेत्र में मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश में आज 12 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 12 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। आप अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय, मऊ में महाराजा सुहेलदेव राजभर राज्य विश्वविद्यालय, श्रावस्ती में, ठीक है। इस तरह से 12 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। 6 IIT थे, आज 33 IIT पूरी इंडिया में है। 7 IIM थे, आज 45 IIM पूरी इंडिया में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या 45 थी, आज 65 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरी इंडिया में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार औद्योगिकरण के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में और हायर एजुकेशन, फैक्ट्री भी लगी आगे बढ़े। फैक्ट्री देखिए, अभी 1 साल पहले जो है यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था, वो 7 साल से लगातार चल रहा है। 7 साल से लगातार हो रहा है। नहीं, हो नहीं रहा, उसको जमीन पर उतारने का, जमीन पे यही तो बात है कि उतरा कितना है। नहीं, कोई फैक्ट्री लगी हो तो बताइए। देखिए, मोदी जी के पास कोई मैजिक जादुई छड़ी नहीं है कि एक दिन में घुमा देंगे और पूरा उत्तर प्रदेश संपन्न हो जाएगा, हवाई जहाज से उड़ने लगेगा। समय लगता है, विकास होने में समय लगता है, धनवान होने में समय लगता है, शिक्षा ग्रहण करने में समय। एक बच्चा 22 साल बाद जो है ग्रेजुएट होता है। एक बच्चा, ये सुनिए, एक बच्चा 22 साल में ग्रेजुएट होता है और 24 साल में पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो एक बच्चे को बड़ा करने में 25 साल लगता है, तो एक प्रदेश को बड़ा करने में कम से कम 25 साल तो लगेंगे। आपने शिक्षा में कोई काम नहीं किया। आज बताइए, 68,000 शिक्षक में भर्ती होती है, उसमें 45 लाख लोग बच्चे भर्ती में आवेदन देते हैं।
ये हालत हो गई है एक शिक्षा की। काम आपने कुछ किया नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और आप बात कर रहे हैं औद्योगिकरण का। और आप उद्योग कहाँ लगाएं? उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे गिर रहा है। 60 लाख MSME बंद हो गई हैं नोटबंदी की वजह से, और हमारे पास जो माइक्रो सेक्टर है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने काम तो कुछ किया नहीं। महंगाई का आप कहाँ से का इन्फ्लेशन? वो कह रहे हैं देश बच्चा था, एक बच्चे को 25 साल बनने में लगते हैं। ये आप बताइए, इनसे ये बता रहे हैं प्रति व्यक्ति आए, बताइए 200 में से हम 132वें स्थान पे हैं। आप करेक्शन इंडक्शन का देखिए, भ्रष्टाचार में 93 स्थान में आ गया है हमारा। और आज आप खुलेआम से देख रहे हैं कि 4 कानून को चेंज करके प्रधानमंत्री जी ने कानून लाया है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया। तो आप क्या समझते हैं संविधान का खेल है? आप उसको तैसी तैसी करते, संशोधन करते हैं। आपने जो 7.5% फंडिंग था कॉर्पोरेट का, उसको बढ़ा के करोड़ों रुपया कर दिया। आपने क्लॉज क्या रखा? आपने ये क्लॉज रखा कि कॉर्पोरेट जो है, जो मतलब घाटे में चल रहा है कंपनी, वो भी बॉन्ड दे सकता है। अब छोटा बच्चा भी जानता है कि जो घाटे में कंपनी बॉन्ड देगा तो वो क्या मांगेगा। सीधा सीधा बात है, अगर हम घाटे में कंपनी है तो हम दान क्यों करेंगे भैया? दान इसलिए करेंगे ताकि हमको सरकार से फायदा मिले। रिश्वत है वो, एक सब जान, राजनीतिक रिश्वत है ये राजनीतिक रिश्वत है, और ये राजनीतिक रिश्वत लेते रहे हैं। और RBI ने सरकार को चिताया था कि इससे जो है शेल कंपनी अपना काला धन सफ़ेद करेगी, पर ये सुने नहीं, उन्होंने लागू कर दिया चोर वाला संविधान। चोर वाला संविधान ये है कि आप जितना भी फंड देंगे और आपको कानूनी अधिकार चोर वाला संविधान को मिला है। भारतीय जनता पार्टी हर मजदूर किसान नौजवान के खिलाफ है। हर मजदूर नौजवान, हाँ, मजदूर नौजवान किसान के खिलाफ है। और चाहे वो किसी, मोदी जी कह रहे हैं 6,000 रुपए किसानों को दिए, 80 करोड़ मजदूरों को राशन दिया। सुन लीजिए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, भारत के हर मजदूर नौजवान के और किसान के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। उसका सबसे पहला, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1% लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। 1% लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, और 99% 99% तबाह है। कि आने वाला वक्त सपा, बसपा, कांग्रेस अपोजिशन नहीं है। नहीं, मैं इसको अपोजिशन नहीं मानता। मैं मानता हूं देश का मजदूर, किसान, नौजवान अपोजिशन है। और यही इस देश में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा। और निश्चित भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की दीवार बुनियाद पर खड़ी है, जो इतना बड़ा किला बंदूक और ताकत के बल पर बनाई है कि किसी को बोलने नहीं देंगे, आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी जब हथकड़ियां बढ़ती है तो क्रांति इनकलाब आता है। और जितनी लोगों को मुंह सिलने का काम करेगा, जितने क्रांति की बात कर रहे हो। ममता बनर्जी कह रही है अगर मैंने एक शब्द बोला, 1 मिनट, ममता बनर्जी कह रही है मैंने एक शब्द बोला तो मेरे घर ईडी का छापा लग जाएगा। आपके विपक्षी नेता इतने डरपोक हैं, एक शब्द इसलिए बोलने से डर रहे हैं कि उनके घर ईडी का छापा लग जाएगा। अरे ईडी सीबीआई में बताता हूँ, लिमिटेड लोग नेता है ना, जनता लिमिटेड नहीं है, नेता लिमिटेड है ना। 200 को, 400 को, 500, 1000 को जेल कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, बिल्कुल लड़ाई लड़ेगा। कैसे लड़ेगी? कैसे लड़ेगी? कैसे मैं लड़ रहा हूँ? नेता ही नहीं है तो कैसे मैं लड़ रहा हूँ? कैसे लड़ रहे हैं तमाम नौजवान, कैसे लड़ रहे हैं? यही आवाज है, यही आवाज उसके जो बनाई हुई जो किला बना रहे हैं, जो किला तैयार कर रहे हैं कि किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को चलने नहीं देंगे, किसी को अपनी आवाज बंद कर देंगे। ये सारे दुनिया में हुआ है कि बड़े से बड़े किले, बड़े से बड़े राजे महाराजे और बड़े बड़े हिटलर सा दुनिया में ध्वस्त हो गया जब किसान, मजदूर, नौजवान रोड पर आया है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 का चुनाव इस बार जनता लड़ेगी, कोई पार्टी नहीं, जनता साथ है। विपक्ष पार्टी के साथ जनता है। इस बार भाजपा का खाता खुलना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश से 80 में वो अगर 8 सीट मोदी जी निकाल लें तो हम दावा के साथ कह रहा हूं कि उनके घर पे हम रहूंगा, उनका झाड़ू पोछा बर्तन करूंगा मैं। झाड़ू पोछा रखने के लिए तुम्हें रखेंगे क्यों मोदी जी? अरे उनका, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो 8 सीट अगर EVM हटाकर बैलेट पेपर से निकाल दें तो मैं उनका गुलामी। EVM हटेगी नहीं, आपकी बात पूरी होगी नहीं, आप झाड़ू पोछा लगाओगे नहीं। या जो यूपी पुलिस आई थी भर्ती, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला था कि लीक होनी है। 17 को सेकेंड बैच वाली पेपर लीक हो गई। तो क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में भाजपा की सरकार जा रही है भैया। जा रही है।
आपको क्या लगता है? आप तो पत्रकार है, ज़्यादा सर्वे करते हैं, आपका जन्म अगर मैं बोल दूं तो आप मान लोगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप जनता का इतना बीच हम में आपकी ही बात पूछ रहे हैं, आप बताइए। हम तो भैया ये कहते हैं कि जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है तो जनता ज़्यादा अच्छी तरह तय करेगी। हाँ, अब तो भैया बात आती है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे आती है। अब ये बताइए भारत की जनसंख्या क्या है? 145 करोड़ और यूपी की लगभग 26-27 करोड़। 2 अरब का प्रवेश पत्र में नंबर मिला है लोगों को। 2 अरब लोगों ने फॉर्म भरा है, किस हिसाब से भर दिए? ये आपके सामने है। 2 अरब 24,87,249 कुछ ऐसा ही है। कहाँ से भर दिया? अनुक्रमांक नंबर है, देख लीजिए, आपके सामने है। परीक्षा वर्ष इंटरमीडिएट 2 ये अरब। तो सरकार जारी कर देती है ना। किस हिसाब से? जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उसी के हिसाब से ना। अरे ये छोड़िए, तो सरकार कुछ भी जारी कर देती है। आधार कार्ड पर नंबर जारी कर दिया, ऐसा देश के अंदर जनसंख्या इतनी नहीं होती है। हाँ, 2024 के क्या मुद्दे होंगे? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिसमें ये पूरी तरह मोदी जी खड़े उतरे हैं इन सब पे तो? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। हाँ, उनके लोग नहीं कह रहे हैं जो खरीद लिए जाते हैं। अभी 400 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था ना सबको, आम आदमी के विधायकों को। 400 करोड़ रुपए में क्या कहते हैं विधायक खरीदे जा रहे थे ना, 25-25 करोड़ में। अच्छा, आम आदमी के विधायक 7 विधायक को खरीदने का प्रावधान रखा था ना। 400 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे जो विधायक? क्या जरूरत है? 7 विधायक खरीद भी लिए तो सरकार तो गिरेगी नहीं। वो 400 करोड़ रुपए का मुद्दा है ना, कि अगर 7 विधायक खरीद रहे तो 400 के आसपास का मुद्दा है। वही 400 करोड़ जनता के विकास में लगा दे, खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप क्या कहते हैं लोग वोट करेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कुछ जाहिलों को जो सिर्फ बस यहीं तक बस घूमा करते हैं, उनको वाकई में जमीली स्तर पे और कागजी पे इनको कुछ भी नॉलेज नाम की कोई भी चीज़ को पता नहीं है। नॉलेज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये उसी गोले से आए हुए हैं जिस गोले से ही बात कर रहे हैं। ये उस गोले वाले हैं भाई। ये तो धरती गई, ये धरती गई है। सुन लीजिए, क्षमता रखिए आप भी सुनने की, पत्रकार महोदय। ये जो है इतना ज़्यादा विरोध करने की बात से ही मुझे लग गया कि अभी एक भाई साहब दिखा रहे हैं कि 2 अरब लोगों का वो दिखा रहे हैं पूरा ये डाटा। इनको खुद को नहीं पता है, किसी भी सरकार होती है वो नॉर्मल जो हो जाता है, छप जाता है वो धोखा गलतियां हो जाती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और सुनिए, दूसरी बात उस गोले वाली लोग ही इस तरीके की ज्ञान दे सकते हैं। जो इस गोले का होगा वो जमीनी स्तर की बात उठाएगा, जमीनी स्तर की बातें को रखेगा। जमीनी स्तर की बात है क्या? आप सुनिए, मेडिकल कॉलेज की बात रही, आपने पूछा 2024 में आपका क्या मुद्दा रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज में 262 मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, ठीक है। और रही बात आपको जो है, आप कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी है, दलालों के लिए बेरोजगारी हो गई, दलाली बंद हो गई, बेरोजगारी है। जो काम करने वाला है वो सुबह 5 बजे उठ के दलाल जो है सरकारी नौकरी भर्ती हो गए। बिल्कुल, सारे सुनते जाइए आप भी। जब इतनी देर से मैं सबकी सुन रहा हूँ, मेरी भी सुनिए। अरे सवाल ही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। हाँ, सुन लीजिए, जितने दलाल हैं उनके लिए बेरोजगारी है, खूब कायदे से बेरोजगारी है। जो काम करने वाला व्यक्ति है सुबह 5 बजे उठ के चाय नाश्ता करके अपना काम पे निकल जाता है, सुबह उठ के अपना जो भी मजदूरी करने जाता है चला जाता है। जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं बताऊंगा आपको। जो बेरोजगारी का जो है घंटा बजा रहे हैं आके चैनल पे, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। अरे यार, शर्म आनी चाहिए तुमको कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। शर्म की बात। एक मिनट। उत्तर प्रदेश के अंदर 62,000 पुलिस भर्तियां निकली हैं। हाँ, निकली है, बिल्कुल निकली। और उसके लिए फार्म आए हैं 60 लाख बेरोजगारों के। तो आप बेरोजगारी को बिल्कुल ही दरकिनार कर रहे हैं। लोगों को दलाल बताएगा, 60 लाख लोग तो दलाल नहीं होंगे ना। अरे सुनते जाइए, वो युवा है 22 साल के। भाई आप क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? आप समझाएंगे, समझेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। जब 60,000 वैकेंसियाँ, 69,000 वैकेंसियाँ निकली, कहिए 62,000, ठीक है, चलिए 62,000 निकली, ठीक है। अब ये बताइए, जब सरकार नौकरी दे रही है तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए ना, कि चलिए ये वाली नौकरी में हम नहीं कर रहे, अगला आगे बढ़ जाए। आपको धीरज रख के फॉर्म भरना चाहिए। आप जिसकी उम्र 22 साल है, 24 साल है, उसकी उम्र जो है निकल जाएगी, उसकी 2 साल बाद 26 साल हो जाएगी। तो वो कैसे भर्ती हो जाएगा? अब ये बताइए, पहले तो उम्र कम थी ना, फिर बढ़ाई गई ना बाद में। वैसे बढ़ाई गई। अरे यार, क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, बढ़ाई गई। फिर वही चीज है। तुमको ये बताओ, तुम मुझे कोरोना, एक मिनट को, चलो कोरोना पे बात, एक मिनट को, कोरोना पे ये बात कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, आपने कहा कि फार्म का इंतजार करना चाहिए अगले का, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र, नौजवान की उम्र 24 साल है और सरकार की जो है वैकेंसी की जो एज लिमिट है वो 24 साल है, बिल्कुल है।
वो अभी तो फार्म भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। अगले साल तो नहीं भर सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी आपको जो बताऊं 60 लाख फॉर्म भरे गए आपने बताया है इस हिसाब से। अब ये बताइए मुझे, फॉर्म भरे गए अच्छी बात है, हम तो कह रहे और इससे ज्यादा भरे जाते। जो उस काबिल रहेगा उसको नौकरी मिलेगी, छाट के नौकरी मिलेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि आप 90% जादुओं को भर्ती कर दें। सुन लीजिए मेरी बात, और यही होता था, यही होता था। 90% यादव कैसे भर्ती हो जाएंगे? यार भाई आप पहले ये बताइए 90% यादव भर्ती ये पत्रकार होने के बाद जब सुन 22% लीजिए। जब 20% आरक्षण एससी समाज के लिए है संविधान में, तो 20% तो वही माइनस हो गए। हाँ माइनस हो गए। अब जो चार्ट शिवपाल चच्चा जो हमरे जो चार्ट बनाते थे 7 लाख 15 लाख 10 लाख, इसका क्या? बाकी तो अपने जितने चमचे उनको भर दो पहले, तो बाद में जो 20% बचा उसको उठा के 10 लाख 15 लाख 20 लाख का एक लिस्ट जारी होती थी, उसमें जो है नौकरी जिसको लेना पैसा दे के नौकरी ले। ये होता था सरकार में। इस सरकार में आंकड़े उठा के देख लीजिए, नौकरी सरकार में भी दलाली चल रही है। कहाँ चल रही है? राजेश साहू दैनिक भास्कर के पत्रकार ने बाकायदा अधिकारियों का स्टिंग किया और अधिकारी 2-2 लाख रुपए में नौकरियां बेच रहे हैं। अब ये बताइए अभी क्या हुआ? उसका खुलासा हुआ? हो गया खुलासा। हुआ ना? हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की भी तो बताइए। किसने किया? पत्रकार ने किया, सरकार ने नहीं किया। अरे यार पत्रकार का काम ही है करना, सरकार तो वहां पे पूरी तरीके से लगे। अब अभी ये बताइए, आप पत्रकार हैं, ठीक है, आपको भेजा गया यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, आप आए जो जमीनी स्थल की बातें हैं आप वही बताने के लिए आए, लेकिन चलिए हमने आपको 10,000 रुपए दे दिया कि आप जो है बिल्कुल यही चीज दिखाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। आप वो बिक गए, इसका मतलब बिक गए ना? तो एक मिनट, बिक गया, ठीक। अब ये बताइए आपका जो सीनियर है उसकी क्या गलती है? वो आपकी ईमान की गलती है ना? आप क्यों बिक गए 10,000 रुपए में? कहाँ बिक गया वो? अरे फिर वही उसने बाकायदा स्टिंग लगाया और उसने चैनल पर प्रसारित किया। मैं क्या कह रहा हूँ, पत्रकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बिकने की, जो वहाँ पे पकड़ा गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अधिकारी बिक रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। 2-2 लाख रुपए में नौकरी बिक रही है। उनकी छवि है, उनको चीजें, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनकी नौकरी पूरी खत्म हो जाएगी। कहाँ पे हैं आप? किस दुनिया में आप जी रहे हैं? ये जो है पहले की सरकारें नहीं है, गलतियां हो गई, छोड़ो हटाओ। ये सरकार है हुई है यूपी पुलिस में जो बहाली हुई है, कौन से सरकार का रिटर्न पेपर था जिसकी बहाली हुई है? पूछ लीजिए जरा इनसे। अभी जो है पेपर लीक कैसे हुआ है? पेपर लीक फिर वही चीज है, अभी बताया ना आपको, सरकार इनकी है। अरे भैया सरकार किसकी है? इनकी सरकार है। मैं कह रहा हूँ किसी के मत्थे पे किसी के निकल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। 1-1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं डी ग्रुप में। सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ एक भर्ती निकली 2000 से 14 तक का, अभी तक सिर्फ रेलवे की डी ग्रुप की। बाकी जो यूपी पुलिस की बहाली हुई 2017 के पहले की बहाली हुई है, उसके बाद की कोई वैकेंसी बता देंगे। सबसे पहले मैं पीआरबी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो है मूल समस्या है देश की, जो खतरनाक समय उनको उठा रहे हैं, उनको देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए बार बार जो है पीआरबी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद है। मसला मुद्दा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप ये बताइए 2024 के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे होने चाहिए महंगाई, लूट खसोट। ये लूट खसोट ज्यादा चल रही है सरकार में, बिल्कुल भयंकर चल रही है, भयंकर चल रही है। इसके लिए भाजपा क्या जो खुद करेगी और दूसरों को आरोप लगाएगी। अच्छा, भाजपा खुद भ्रष्टाचार कर रही है, दूसरों पर आरोप जी हाँ, जी हाँ, इसका यही काम है, खुद करती है, दूसरा आरोप लगाती है। जो कहती है वो करती नहीं, करती वो कहती नहीं है। अच्छा, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी अपराधी पार्टी है कि पूरी अपराध को करा रही है। दोष कभी सपा पर, कभी कांग्रेस पर, कभी इस पर, कभी कुछ पर, जो सारे काम ये कर रहे हैं ये।